गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं सोनाली स्वागत करती हूँ मेरा चैनल बायोलॉजी विद सोनाली में। तो आज हम देखेंगे बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का कोर पेपर 4 जो है सेल बायोलॉजी, जिसमें कि यूनिट 1 माइकोप्लाज्मा। तो प्लाज्मा जो है वो आपका ऑलरेडी माइक्रोबायोलॉजी में भी था, जो कि हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो क्योंकि आपका माइक्रोबायोलॉजी में भी और सेल बायोलॉजी दोनों में ही ये आपका टॉपिक दिया गया है, तो दोनों में मैं कवर करूँगी, थोड़ा सा अलग अलग टाइप का नोट के लोग। आप चाहे तो दोनों नोट को मिला के भी लिख सकते हैं। तो क्लास स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आप प्रीवियस क्लास नहीं देखे हैं, माइक्रोबायोलॉजी हो या फिर सेल बायोलॉजी, दोनों का जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाकर प्रीवियस क्लास देख सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, तो उसका भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो माइकोप्लाज्मा देखिए, जिसका कि सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन यहाँ पर दिए हैं। तो क्लासिफिकेशन आप लोग जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और उसके साथ साथ इसका स्ट्रक्चर भी आप देख रहे हैं। तो बेसिकली इसका जो डोमेन है वो बैक्टीरिया होता है, फाइलम इसका टेनेरिक्यूट, उसके साथ क्लास है मोलिक्यूट, ऑर्डर माइकोप्लाज्मा टेल, फैमिली माइकोप्लाज्मा टैसी, और जीनस उसका माइकोप्लाज्मा होता है, जो कि नेवाक 1929 में माइकोप्लाज्मा के बारे में डिस्कवर किए थे, ठीक है, और इस नाम को दिए थे, इसलिए उनके नाम के अनुसार इसको माइकोप्लाज्मा रखा गया। नेक्स्ट है माइकोप्लाज्मा आर स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग बैक्टीरिया। तो माइकोप्लाज्मा क्या है? एक स्मॉलेस्ट, एक छोटा सा और बहुत सिंपल इसका स्ट्रक्चर होता है, जो कि सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकता है, ठीक है। द माइकोप्लाज्मा सेल कंटेन द मिनिमम सेट ऑफ ऑर्गेनेल एसेंशियल ग्रोथ एंड रेप्लिकेशन। तो बेसिकली जो प्लाज्मा में बहुत कम से कम जो ऑर्गेनेल्स होता है, जो कि एक माइकोप्लाज्मा को ग्रोथ या फिर रेप्लिकेशन में हेल्प करने के लिए जितना ऑर्गन चाहिए, ऑर्गेनेल चाहिए, उतना ही ऑर्गेनेल होता है। यहाँ पे ज़्यादा ऑर्गेनेल नहीं होता है। जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, राइबोसोम, जीनोम, जो कि बेसिकली डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है इनका जीनोम, ठीक है। तो ये सब बहुत कम सेल ऑर्गेनेल होता है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा हैव नो सेल वॉल, इसमें कोई सेल वॉल नहीं होता, एंड दे प्लेस इन सेपरेट क्लास, इसको मोलिक्यूल बोला जाता है। क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं होता, तो मोलिस का मतलब है सॉफ्ट एंड क्यूटिस का मतलब है स्किन। तो सॉफ्ट स्किन की वजह से, क्योंकि इनका सेल वॉल नहीं होता, स्किन बहुत सॉफ्ट होता है, इसलिए इनको एक सेपरेट क्लास में रखा गया है, जिसको कि मोलिक्यूल बोलते हैं। सेल आर बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन द कैरेक्टरिस्टिक ट्राइलैमिलर शेप, ठीक है। तो इनका जो जो मेम्ब्रेन होता है सिंगल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, और ट्राइलैमिलर शेप होता है। द साइटोप्लाज्म कंटेन थिन थ्रेड रिप्रेजेंटिंग सेक्शन क्रोमोजोम एंड डार्क ग्रान्यूल रिप्रेजेंटिंग राइबोसोम। तो यहाँ पर देखिए थ्रेड जैसा, छोटा सा थीन थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसको कि क्रोमोजोम बोला जाता है, और कुछ डार्क ग्रान्यूल जैसा रहता है, जिसको कि राइबोसोम बोला जाता है। माइकोप्लाज्मा हैव बीन निकनेम द crab grass, the cell culture, because the infection are persistent, frequently to detect and diagnose and difficult to cure। तो बेसिकली इसको क्रैब ग्रास क्यों बोला गया है? बेसिकली इसमें ये फ्रीक्वेंटली रहता है, किसी के बॉडी में ही डिटेक्ट हो सकता है, ठीक है, और इसका जो डायग्नोस होता है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, जो क्योर होना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। The term mycoplasma comes from Greek word माइक मतलब फंगस एंड प्लाज्मा मतलब फॉर्म, was first used by Albert Bernhard Frank in 1889 to describe an altered state of plant cell cytoplasm fungus like microorganism। तो एक प्लांट सेल में एक फंगस जैसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया गया, ठीक है।
तो जो कि 1889 में डिस्कवर किया गया है, ठीक है। और इसमें माइकोप्लाज्मा का मतलब क्या है, क्योंकि ये फंगस लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब फंगस जैसा दिखाई देता था, इसीलिए इसका नाम माइक जिसका मतलब है कि फंगस, ठीक है। फंगस मतलब है माइक, तो वहाँ से माइकोप्लाज्मा नाम आया, ठीक है। जूलियन नोवाक लेटर प्रपोज द नेम ऑफ जीनस माइकोप्लाज्मा। तो नोवाक क्योंकि माइकोप्लाज्मा जो नाम है उसको वो मतलब दिए थे नाम को, ठीक है। तो उन्हीं के नाम के अनुसार नोवाक रखा गया। फॉर सर्टेन फिलामेंटस माइक्रो ऑर्गेनिज्म एन ओल्डर नेम ऑफ माइकोप्लाज्मा वाच। ये माइकोप्लाज्मा का एक ओल्डर नेम भी है जिसको बोलते हैं प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म या फिर PPLO. It was later found that the fungus-like growth pattern of Mycoplasma mycoid is unique to that species and Mycobacteria. उसके बाद अगर देखें माइकोप्लाज्मा कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के बिना भी माइकोप्लाज्मा सर्वाइव कर सकता है। कॉम इन वेरियस शेप, इसका शेप बहुत डिफरेंट शेप में वेरियस शेप में आता है। जैसे कि माइकोप्लाज्मा जेनिटालियम को देखें तो फ्लास्क शेप होता है, वहीं पर माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया को देखें तो ये एलोंगेटेड होता है। तो इसी तरह से डिफरेंट अच्छा, यहाँ पर एम का मतलब है माइकोप्लाज्मा, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा एक जीनस है, उसका डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेसिस होता है। जैसे कि अगर हम लोग जेनिटालियम स्पेसिस को देखें तो ये है फ्लास्क शेप, उसी तरह से न्यूमोनिया स्पेसिस को अगर देखें तो ये एलोंगेटेड होता है। They lack even cell wall, precursor like muramic acid and diaminopimelic acid. थोड़ा सा मुझे कॉफ जैसा हो गया है, थोड़ा बीच में काशी हो रहा है, ठीक है। The cell are bounded by soft trilaminar unit membrane contain sterol. तो बेसिकली इसका जो सेल वॉल होता है उसका सेल वॉल प्रिकर्सर होता है, किसका प्रिकर्सर होता है, म्यूरामिक एसिड का और डायएमिनो पिमेलिक एसिड, ठीक है। इसका वो प्रिकर्सर होता है किसका, इसका सेल वॉल, ठीक है। लेकिन इसमें कोई सेल वॉल नहीं होता, लैक ऑफ सेल वॉल, ठीक है। लेकिन इसमें जो भी सेल वॉल जैसा होता है, जो प्रिकर्सर होता है, वो ये दोनों एसिड से बना होता है, ठीक है। उसका जो सेल होता है बेसिकली एक सॉफ्ट ट्राइलैमिनर यूनिट से बना होता है, यूनिट मेम्ब्रेन से बना होता है जहाँ पर कि स्टेरॉल रहता है, ठीक है। उसमें स्टेरॉल प्रेजेंट रहता है। माइकोप्लाज्मा में भी सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और पैथोजेनिक होते हैं, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्म में भी आ सकते हैं। चाहिए जो अगर इनका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को देखें तो ये सैप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं, पैरासाइट भी होते हैं, पैथोजेनिक भी हो सकते हैं, ठीक है। मोर देन 60 स्पेसीज ऑफ माइकोप्लाज्मा नोन टू कॉज डिजीज इन वेराइटी ऑफ मामालियन, इंसेक्ट, प्लांट होस्ट। तो बेसिकली लगभग हम लोग 60 स्पेसीज के आसपास माइकोप्लाज्मा जिसको कि हम लोग जानते हैं जो कि डिजीज क्रिएट करता है, चाहे वो मामालियन हो, इंसेक्ट हो या फिर प्लांट्स होते हैं। अगर ह्यूमन के अंदर माइकोप्लाज्मा देखें तो बेसिकली पैरासाइट फॉर्म में रहते हैं ह्यूमन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ पैरासाइट का कुछ एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि न्यूमोनिया कॉज बाय न्यूमोनिया ट्रैचियो ब्रांकाइटिस एसोसिएटेड विथ आर्थराइटिस, ठीक है, ये एक होता है। उसी तरह से अगर हम लोग माइकोप्लाज्मा होमिनिस को देखें एसोसिएटेड विथ पोस्टपार्टम फीवर, साल्पिंगिटिस, एंडोमेट्रिटिस, एब्जॉर्प्शन, स्टेरिलिटी, सेप्टिसेमिया, एब्सेसेस, आर्थराइटिस, यूरेथ्रिटिस, ये सभी उसका एग्जाम्पल है। उसी तरह से अगर हम लोग यूरिया प्लाज्मा को देखें, ये एक तरह का माइकोप्लाज्मा होते हैं। तो यूरिया प्लाज्मा यूरेलाइटिकम अगर देखें तो ये एसोसिएट होते हैं नॉन गोनोकोकल यूरेथ्रिटिस, पेल्विक इन्फ्लामेशन, सेप्टिसेमिया, आर्थराइटिस, ठीक है। तो ये है कुछ स्पेसिस का नाम माइकोप्लाज्मा का, और उनके साथ साथ क्या क्या वो कहाँ पर इन्फेक्शन करते हैं ये उसका नाम है। उसी तरह से अगर नॉन पैथोजेनिक अगर देखें तो माइकोप्लाज्मा ओराले, माइकोप्लाज्मा सालिवारियम, माइकोप्लाज्मा बुकाले, फाउसियम फाउंड
ओरोफारिंग्स, ये लोग सब फारिंग्स में दिखाई, ओरोफारिंग्स में दिखाई देता है। इसका मतलब है मुंह और गले के पास जो फारिंग्स होता है वहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है, ये लोग रहते हैं वहाँ पर। उसी तरह से फर्मेंटेंस प्रीमेटम आर फाउंड इन जेनिटल ट्रैक, ठीक है, ये दोनों जेनिटल ट्रैक में मिलते हैं। बेसिकली अगर हम लोग देखें तो फीमेल के अंदर ज़्यादा ये लोग रहते हैं, ठीक है, जेनिटल ट्रैक में ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। इसका अगर मॉर्फोलॉजी देखें माइकोप्लाज्मा का, माइकोप्लाज्मा आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल येट डिस्कवर, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल अगर किसी को डिस्कवर किया गया है वो है माइकोप्लाज्मा। दे आर प्लियोमॉर्फिक फॉर्म, मतलब बहुत सारे इनका स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, इनका जो शेप वेराइटी बहुत सारा रहता है, ठीक है। दे ऑकर्स आज ग्रान्यूल एंड फिलामेंटस ऑफ वेरियस साइज, ठीक है। द ग्रान्यूल में रेंज फ्रॉम 100 to 1000 नानोमीटर इन साइज। इधर सॉरी यहाँ पर इधर होगा, ठीक है, इधर कोकोइड होता है, बैलून होता है, डिश होता है, रिंग होता है, या तो फिर स्टार फॉर्म में भी रहते हैं, ठीक है। द फिलामेंट्स आर स्लेंडर और वेरिंग लेंथ एंड शो ट्रू ब्रांचिंग, ठीक है, यहाँ पर जो फिलामेंट होता है वो स्लेंडर होता है, बहुत सारे उसका वेराइटी में दिखाई देता है, लेंथ में जो लेंथ में बहुत सारा वेराइटी दिखाई देता है, ठीक है, और यहाँ पर ब्रांचिंग भी रहते हैं। मल्टीप्लिकेशन बाय, अगर ये लोग अगर जो सेल डिवीजन होता है इनका तो बाइनरी फिशन से सेल डिवीजन होता है। तो मैं बार बार ऑलरेडी रिप्रोडक्शन में आपको बाइनरी फिशन के बारे में डिस्कशन की हूँ, जहाँ पर कि एक सेल से 2 सेल, उसके बाद अगर इस तरह से देखें तो 4 सेल, इस तरह से 8 सेल, इस तरह से इनका क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, जिसको कि बाइनरी फिशन बोला जाता है। बट आज जेनोमिक रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन आर ऑफन एसिंक्रोनस, जैसे कि बॉर्डिंग फॉर्म द चेन ऑफ बीट्स आर रिप्रोड्यूस, ठीक है, तो यहाँ पर बॉर्डिंग भी होता है, ठीक है, जैसे कि वहाँ पर क्या होता है चेन जैसा बीट सब बनता है, ठीक है, वहाँ पर रिप्रोड्यूस होता है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा डू नॉट पोजेस स्पोर, यहाँ पर कोई स्पोर नहीं रहता, फ्लैजेला नहीं रहता, फिम्ब्रे नहीं रहता। सम स्पेसीज एग्जिबिट ग्लाइडिंग मोटिलिटी, ठीक है, यहाँ पर ग्लाइडिंग मोटिलिटी रहता है। दे कैन ग्राम नेगेटिव, ये लोग ग्राम नेगेटिव होते हैं, आपको पहले से बोल चुकी हूँ, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जो कि स्टेन नहीं हो सकता उसको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोला जाता है। लेकिन ये लोग स्टेन करते हैं किसके साथ, जीएस्मा स्टेन के साथ ये लोग स्टेन कर सकते हैं। इसका मतलब हम लोग अगर इसको माइक्रोस्कोप में अगर स्टडी करना चाहे तो इनको पहले स्टेनिंग प्रोसेस किया जाता है, जो कि आप ऑलरेडी लैबोरेटरी में ऑलरेडी आप टेस्ट कर चुके होंगे किस तरह से बैक्टीरिया को स्टेन किया जाता है। तो जीएमसा स्टेन से इसको स्टेन किया जाता है और स्टडी किया जाता है। जीनोम आर टिपिकली प्रोकार्योटिक होता है इनका, कॉन्सिस्टिंग ऑफ सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल, तो इनका प्रोकार्योटिक सेल होता है और इनका जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है। द जीनोम आर स्मॉलेस्ट रिकॉर्डेड, इनका स्मॉलेस्ट रहता है फॉर सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग प्रोकैरियोट, सो दैट वेरी फ्यू जीन इन सम माइकोप्लाज्मा, क्योंकि इनका जो जीनोम होता है बहुत छोटा सा एकदम स्मॉलेस्ट जीनोम होता है, ठीक है, जो कि सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग करता है, ठीक है, इसीलिए इनका जो जीनोम में बहुत कम से कम जीन दिखाई देता है, ठीक है। द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट आर कॉरेस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स, इनका जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, एंड दे आर डिपेंड ऑन ए पैरासाइटिक मोड ऑफ लाइफ, ठीक है, तो ये लोग अपने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरे होस्ट के अंदर रहते हैं, वहाँ से वो लोग अपना न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करते हैं, इसलिए उनको पैरासाइटिक मोड ऑफ लाइफ भी बोला जाता है। इसका एग्जाम्पल दिया गया है माइकोप्लाज्मा न्यूमोनाई, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अगर देखें तो माइकोप्लाज्मा न्यूमोनाई इन्फेक्शन इज ए डिजीज ऑफ द अपर एंड द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो बेसिकली अगर देखें न्यूमोनाई अगर देखें तो ये बेसिकली कहाँ पर इन्फेक्ट करता है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसका अपर और लोअर पार्ट में रहते हैं, ठीक है। अगर कफ, फीवर, हेडेज, ये सब अगर सिम्टम दिखाई देता है तो पता चलता है कि माइकोप्लाज्मा न्यूमोनाई इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। मैं परसिस्ट फॉर सेवरल वीक,
उसके बाद अगर इसका स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन एंड एंटीजेनिक टाइप अगर देखें तो माइकोप्लाज्मा आर स्पियोरिकल एंड टू फिलामेंटस, ठीक है, ये लोग स्पियोरिकल से फिलामेंटस होते हैं और विथ नो सेल वॉल, इनका कोई सेल वॉल नहीं होता। देर इज एन अटैचमेंट ऑर्गेनेल एट ए टिप ऑफ फिलामेंटस, जो कि माइकोप्लाज्मा न्यूमोनाई या फिर जेनिटलियम में दिखाई देता है, एंड सेवेरल अदर पैथोजेनिक माइकोप्लाज्मा, ठीक है, चाहे न्यूमोनाई हो या फिर जेनिटलियम हो या फिर अदर पैथोजेनिक माइकोप्लाज्मा हो, इन लोगों का एक अटैचमेंट ऑर्गेनेल होता है, ठीक है, जो टिप में इनका एक अटैचमेंट ऑर्गेनेल होता है। द माइकोप्लाज्मा इवॉल्व बाय डीजेनरेटिव इवोल्यूशन फ्रॉम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड आर phylogenetically most closely related to some क्लोस्ट्रीडिया। तो अगर इनको देखें, अगर इनका इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को देखें तो ये लोग ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से आए हैं, और इनका जो अगर फाइलोजेनेटिकली देखें, अगर इनका इवोल्यूशनरी किसके साथ इसका क्लोजली रिलेशन है, अगर इसको स्टडी किया जाए तो क्लोस्ट्रीडिया के साथ इनका कुछ फाइलोजेनेटिकली कुछ रिलेशनशिप है, ऐसा प्रूफ मिला है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा हैव सरफेस एंटीजन सच जैसे कि यहाँ पर कुछ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होता है जो कि लिपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन और लिपोग्लाइकेन, ये सब रहते हैं, ठीक है, जो कि इनका सरफेस एंटीजन रहते हैं, ठीक है। पैथोजेनेसिस अगर देखें तो माइकोप्लाज्मा सरफेस पैरासाइट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी एंड यूरोजेनाइटल ट्रैक। तो बेसिकली अगर देखें तो ये कहाँ कहाँ पर पैरासाइटिक फॉर्म में रहते हैं, एक तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी में भी रहते हैं, ट्रैक में रहते हैं, उसके साथ यूरोजेनाइटल ट्रैक में भी रहते हैं। माइकोप्लाज्मा न्यूमोनाई अटैच टू सियालो ग्लाइकोप्रोटीन और सियालो ग्लाइकोलिपिड रिसेप्टर ऑन द ट्राचियल एपिथेलियम भाया प्रोटीन एडहेसिन, ठीक है, प्रोटीन एडहेसिन इनका एक अटैचमेंट होता है, उसी के थ्रू में ये लोग क्या करते हैं, जो ट्राचियल एपिथेलियम होता है वहाँ पर, जो ह्यूमन या फिर होस्ट का जो ट्राचियल एपिथेलियम होता है वहाँ पर ये लोग अटैच होकर रहते हैं। कैसे अटैच होते हैं, इनका जो अटैचमेंट होता है प्रोटीन एडहेसिन, उसके थ्रू ये लोग अटैच होकर रहते हैं, ठीक है। और इनका अगर मेजर एडहेसिन अगर देखें तो 170 किलो डाल्टन प्रोटीन, जिसको कि P1 बोला जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड सुपरऑक्साइड रेडिकल एक्सक्रीटेड बाय द अटैच्ड ऑर्गेनिज्म कॉज ऑक्सीडेटिव टिश्यू डैमेज। तो इनके अंदर से हाइड्रोजन पेरोक्साइड या फिर सुपरऑक्साइड रेडिकल अगर एक्सक्रीट करते हैं, जिसके वजह से इनका अटैचमेंट से रिलीज होता है, ठीक है, अटैच से रिलीज होता है, जिसके वजह से कि वो टिश्यू डैमेज भी कर सकता है, ठीक है, होस्ट के अंदर टिश्यू डैमेज भी कर सकता है, ठीक है। न्यूमोनिया इज इंड्यूस्ड लार्जली बाय लोकल इम्यूनोलॉजिक एंड phagocytic responses to parasite. Several fastidious mycoplasma may act as cofactor in activation of acquired immunodeficiency syndrome, मतलब एड्स, ठीक है, एड्स के लिए बहुत सारे माइकोप्लाज्मा भी कोफैक्टर जैसा काम करता है, ठीक है, होता है। ये सब पैथोजेनेसिस में आपको लिखना है, ठीक है। मैक्रोफेज एक्टिवेट साइटोकाइन इंडक्शन एंड सुपर एंटीजन properties of some mycoplasma cell component can be considered as pathogenicity factor, ठीक है। तो इनके अंदर जो साइटोकाइन को एक्टिवेट कौन करता है, मैक्रोफेज। मैक्रोफेज एक तरह का फागोसाइटोसिस होता है, ठीक है, जो कि बेसिकली क्या होता है, सुपर एंटीजन प्रॉपर्टीज रखता है, ठीक है, माइकोप्लाज्मा सेल में कंपोनेंट में, ठीक है, और इसको पैथोजेनेसिटी फैक्टर भी बोला जाता है। उसके बाद अगर होस्ट डिफेंस में देखें, एक तरह का अगर पैथोजेनेसिटी हो जाए या फिर माइकोप्लाज्मा अगर एंट्री करे, उसके बाद होस्ट डेफिशिएंसी क्या होता है, सॉरी, होस्ट डिफेंस किस तरह से डिफेंस करता है देखेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारा बहुत सारा डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीजन होता है, एंटीबॉडी होता है। तो अगर हम लोग देखें IgM एंटीबॉडी
फॉलो बाय IgG एंड सिक्रिटोरी IgA। तो IgA एक सिक्रिटोरी एंटीबॉडी होता है, ये आप सबको पता है। आर इम्पोर्टेंट इन होस्ट रेजिस्टेंस, तो एक होस्ट को सर्वाइव करने के लिए उनके अंदर जो एंटीबॉडीज बहुत ज़रूरी होता है, जो कि माइकोप्लाज्मा के अगेंस्ट में वो लोग लड़ाई कर सके, ठीक है, अगेंस्ट में वो लोग फाइट कर सकते। तो इस तरह से हमारा जो एंटीबॉडीज होता है IgM, IgG और सिक्रिटोरी IgA, ठीक है। उसके बाद अगर एपिडेमियोलॉजी अगर देखें तो माइकोप्लाज्मा न्यूमोनाई इन्फेक्शन ऑकर्स वर्ल्ड वाइड एंड इज मोर प्रिवेलेंट इन कोल्डर मंथ, ठीक है। सर्दी के मौसम में ये ज़्यादा इन्फेक्शन करता है, ठीक है। न्यूमोनाई हमें ज़्यादा से न्यूमोनिया हो जाता है, ठीक है, तो सर्दी के दिन में ज़्यादा न्यूमोनिया होता है, ठीक है। इट अफेक्ट मेनली चाइल्ड एज 5 to 9 ईयर्स। इट इज़ स्प्रेड बाय क्लोज पर्सनल कॉन्टैक्ट। अगर हम लोग किसी अगर इन्फेक्टेड पर्सन के ज़्यादा क्लोज हो जाए तो वहाँ पर हमें ये स्प्रेड हो सकता है। एंड हैज ए लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड। यूरिया प्लाज्मा यूरेलाइटिकम स्प्रेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये क्योंकि हमारा यूरिया जो यूरोजेनाइटल ट्रैक में रहता है, स्पेशली फीमेल के, ठीक है, तो बेसिकली ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ही स्प्रेड होता है। और ये वोमेन के अंदर आसिम्टोमेटिक रिजर्वोयर होते हैं, मतलब ये कोई सिम्टम नहीं, हर ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल के अंदर ही दिखाई देता है। और एक आसिम्टोमेटिक रिजर्वोयर होता है, मतलब इसमें कोई सिम्टम नहीं दिखाई देता है लेकिन होता है, ठीक है। अगर डायग्नोसिस को देखें, कल्चर ऑफ न्यूमोनिया फ्रॉम स्पोटम। स्पोटम मतलब क्या है? स्पोटम होता है सालाइवा और जो थ्रोट दोनों का जो मिक्सचर से, थ्रोट का जो एक लिक्विड जैसा आता है और सालाइवा जो होता है, इनका मिक्सचर को लेके स्टडी किया जाता है, कल्चर किया जाता है, वहाँ से डायग्नोस होता है। उसी तरह से थ्रोट स्वाब को भी लेके कल्चर किया जाता है, बट वेरी लो। देयरफॉर डायग्नोसिस इज यूजुअली बेस्ड ऑन सेरोलॉजिक टेस्ट, ठीक है। और PCR टेक्निक से भी किया जाता है, ठीक है। PCR टेक्निक भी अभी डेवलप हो गया है, तो PCR टेक्निक से भी डायग्नोस किया जाता है, ठीक है। और सेरोलॉजिक टेस्ट भी किया जाता है। और थ्रोट स्वाब, जो कि आपको पता है कि जब कोरोना वायरस के वजह से जो कोरोना टेस्ट कहाँ से होता है, स्वाब से लिया जाता है, थ्रोट स्वाब से होता है, ठीक है। इसी तरह से स्पोटम से भी किया जाता है। कंट्रोल अगर देखें, देर इज नो सर्टिफाइड वैक्सीन, इसका कोई सर्टिफाइड वैक्सीन तो नहीं है, बस कुछ प्रिकॉशन लेना पड़ता है, ठीक है। ट्रीटमेंट विथ एरिथ्रोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन इज इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग सिम्टम, बोथ न्यूमोनिया हो या फिर यूरियोलाइटिकम हो। ये दोनों का अगर सिम्टम को अगर रिड्यूस करना होता है तो हम लोग एरिथ्रोमाइसिन या तो फिर टेट्रासाइक्लिन जैसे ड्रग्स को यूज कर सकते हैं। और अगर हम लोग इसका अगर प्रिकॉशन देखें या फिर अगर प्रिवेंशन देखें, तो हमें अगर इस तरह से कोई इन्फेक्टेड पर्सन से हमें दूर रहना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर अगर हम लोग कोई ज़्यादा जहाँ पर लोग होते हैं, गैदरिंग होते हैं, पीपल गैदरिंग होते हैं, वहाँ पर अगर जाए तो मास्क यूज करना है होता है, प्रॉपर सैनिटाइजेशन मेंटेन करना होता है। तो ये सभी, जैसे अगर किसी को छींक आए या फिर किसी को खांसी आए तो वहाँ से दूर रहना चाहिए। इस तरह से बहुत सारे चीज़ों के हम लोग कोरोना वायरस जो कोरोना इन्फेक्शन होता है उसमें जो जो हम लोग प्रिकॉशन लेते हैं वही सब प्रिकॉशन यहाँ पर लेना होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई सर्टिफाइड वैक्सीन नहीं है, अभी तक यूज नहीं किया गया है, ठीक है, हुआ ही नहीं है, ठीक है, कि पूरी तरह से माइकोप्लाज्मा को कंट्रोल किया जा सके। तो ये हो गया माइकोप्लाज्मा के बारे में आज का क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।